तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर की। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब यहां पर देखें तो दो टर्म्स आती हैं, एक है सेल डिवीजन और एक है सेल साइकिल। क्या मतलब होता है दोनों का और ये आपस में कैसे रिलेटेड है, पहले तो हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे और सेल साइकिल से ये कैसे रिलेटेड है वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक सेल है जिसको बोलते हैं पेरेंटल सेल। ये पेरेंटल सेल डिवाइड करती है और ये डिवाइड करके अपनी जैसी दो नई सेल का प्रोडक्शन करती है जिनको हम बोलते हैं डॉटर सेल। तो पेरेंट सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करके अपनी जैसी दो नई सेल का प्रोडक्शन करते हैं और इसी प्रोसेस को सेल डिवीजन प्रोसेस बुलाया जाता है। जब भी पेरेंटल सेल डिवाइड कर रही होती है तो जितना भी मटेरियल पेरेंटल सेल में प्रेजेंट है, कोई भी मटेरियल, वो सारा डॉटर सेल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो डिवीजन के टाइम पे जो भी मटेरियल होता है पेरेंट सेल का वो किस में डिवाइड हो जाता है, डॉटर सेल के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म, तो जो साइटोप्लाज्म पेरेंटल सेल में है वो आधा आधा डॉटर सेल को मिल जाता है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे जो पेरेंटल सेल के पास थे वो बराबर बराबर डॉटर सेल के पास पहुंच गए। इसके अलावा जो इसका जेनेटिक मटेरियल था, जो डीएनए था, जो जेनेटिक मटेरियल था, जो डीएनए था, वो भी डॉटर सेल के पास में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। अब जो डॉटर सेल है वो वापस से क्या करने वाली है, वो वापस से डिवीजन करने वाली है। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि डिवाइड करने से पहले उसको अपना साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने अंदर ग्रोथ करनी पड़ेगी और ग्रोथ के अलावा उसको अपना अंदर जितना भी कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करके डबल करना पड़ेगा। क्योंकि एक सेल जब डिवाइड करती है तो उसके जितना भी कंटेंट होता है वो दो सेल के बीच में बराबर बांट दिया जाता है। तो अगर इसको आगे डिवाइड करके दो नई सेल का प्रोडक्शन करना है तो पहले अपने अंदर हर चीज का नंबर डबल करना पड़ेगा ताकि ये दो नई सेल्स के बीच मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर कर पाए। तो ये जो डॉटर सेल बनी है ये पहले क्या शो करेगी, ग्रोथ। ये शो करेगी ग्रोथ। ग्रोथ के दौरान क्या होने वाला है, ग्रोथ के दौरान ये अपना साइटोप्लाज्म डबल करेगी, यानी अपना जो साइज है वो डबल करेगी। साइज के अलावा जो इसके सेल ऑर्गेनील्स हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनील्स इसके पास हैं, क्योंकि सेल ऑर्गेनील्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है नई सेल में तो उनका भी डुप्लीकेशन करेगी। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए का डुप्लीकेशन, या फिर डीएनए के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रेप्लिकेशन। तो डीएनए का भी अमाउंट डबल करने वाली है, डीएनए का भी रेप्लिकेशन परफॉर्म करेगी। तो ग्रोथ के दौरान ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म बढ़ाती है, सेल ऑर्गेनेल्स बढ़ाते हैं, डीएनए का नंबर बढ़ाते हैं, डीएनए का अमाउंट बढ़ाते हैं, जिससे क्या होगा, सब चीज इस नई सेल के पास में अब डबल हो गई। अब ये दोबारा से डिवाइड करेगी और डिवाइड करके दो नई डॉटर सेल का प्रोडक्शन कर देगी। तो ये हो गया फिर से डिवीजन। तो यही रिपीटेटिव साइकिल जो चलती है ग्रोथ और डिवीजन की, जहां पर एक बार डिवीजन होता है, एक बार ग्रोथ होती है, एक बार डिवीजन होता है, एक बार ग्रोथ होती है, इस पूरे इवेंट को हम बुलाते हैं सेल साइकिल। साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने जहां से स्टार्ट किया था, ये देखिए पेरेंट सेल से हमने स्टार्ट किया था, इसी तरह की कंडीशन में हम वापस यहाँ पर पहुंच गए। तो जब भी कोई ऐसा प्रोसेस होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पर पहुंच जाएं तो उसको साइक्लिक प्रोसेस बुलाया जाता है। तो ये हो गया हमारा सेल साइकिल, जिसमें डिवीजन ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ की साइक्लिक मैनर में ये चीजें चल रही होती हैं। अब जो सेल साइकिल के डिफरेंट इवेंट्स हैं, चाहे ये कोई भी सा भी इवेंट हो, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना, सेल डुप्लीकेशन होना, सेल ऑर्गेनेल्स, डीएनए रेप्लिकेशन होना, या फिर एक्चुअल डिवीजन होना, ये सब जो भी प्रोसेस है या फिर ये जितने भी इवेंट्स हैं, ये सारे इवेंट्स एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, एक सिक्वेंशियल मैनर में, एक ऑर्डरली मैनर में काम करते हैं। तो सेल साइकिल के जितने भी इवेंट्स होते हैं, तो ऑल इवेंट्स आर ऑर्डरली, मतलब एक ऑर्डर में होते हैं, सिक्वेंशियल, एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक के बाद दूसरा होता है, दूसरे के बाद तीसरा, एंड कोऑर्डिनेटेड।
हमेशा इनके बीच में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में ही काम चलता है, कभी भी ये कोऑर्डिनेशन ब्रेक नहीं होगा। और ये जो कोऑर्डिनेशन या फिर ऑर्डर मेंटेन करने का काम है वो है उस पर्टिकुलर सेल के जो जेनेटिक कंटेंट होता है या फिर जो उसके जेनेटिक लेवल पर जीन्स होते हैं वो इस सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो सेल साइकिल का जो रेगुलेशन होता है, अगर हम सेल साइकिल का रेगुलेशन की बात करें तो वहां पे इसका जेनेटिक रेगुलेशन देखने को मिलता है। जेनेटिक रेगुलेशन, जो जीन्स होते हैं वो इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल साइकिल का ओवरव्यू। अब जो सेल साइकिल है, एक सेल साइकिल का टाइम कितना होता है भाई? अब हम चलते हैं यहां पर सेल साइकिल टाइम। एक सिंगल सेल साइकिल में जितना भी टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल टाइम। इसी का दूसरा नाम है डुप्लीकेशन टाइम, क्योंकि हर बार जब भी सेल साइकिल परफॉर्म होती है तो एक सिंगल सेल ग्रो करके बड़ा होता है और उसके बाद डिवाइड करके दो नई सेल बना देता है। तो एक सेल से कितनी सेल बन गई? डबल। हर बार जब भी सेल साइकिल चलती है तो उसमें सेल का नंबर डबल हो जाता है आफ्टर द सेल साइकिल। इसीलिए हम सेल साइकिल टाइम को कई बार डुप्लीकेशन टाइम कह करके भी बुलाते हैं। ये जो डुप्लीकेशन टाइम या फिर सेल साइकिल टाइम है, ये डिफरेंट सेल्स का अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये जो सेल साइकिल टाइम है ये डिफर करता है बिटवीन सेल्स। डिफरेंट तरह की सेल्स डिफरेंट टाइम पर लेती हैं एक पर्टिकुलर सेल साइकिल को परफॉर्म करने के लिए। जैसे 3 सेल का डाटा हमें दे रखा है, अगर हम बात करें ई कोलाई की, तो जो ई कोलाई है वो 20 मिनट के अंदर अपना सेल साइकिल कंप्लीट करती है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट 90 मिनट में अपना सेल साइकिल कंप्लीट करता है। और टिपिकल ह्यूमन सेल की बात करें, अब ह्यूमन सेल तो मल्टी सेलुलर एनिमल है। अगर मल्टी सेलुलर एनिमल है तो हमारे पास में मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल होते हैं। तो हम यहाँ पर कौन से सेल की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर एक टिपिकल कल्चर सेल की बात कर रहे हैं। एक ऐसा सेल जो कि हमारा कल्चर मीडिया में प्रेजेंट हुआ है, कल्चर वॉल्यूम में प्रेजेंट हुआ है। तो यहाँ पर एवरेज टाइम ऑफ सेल्स डिवीजन या सेल साइकिल 24 आवर टोटल रहता है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट सेल साइकिल टाइम। और ये सारा टाइम जो रेगुलेट होता है वो जेनेटिकली रेगुलेट होता है। एक पर्टिकुलर सेल का टाइम हमेशा फिक्स रहता है। तो ये हो गया हमारा सेल साइकिल टाइम। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल के अंदर जो डिफरेंट फेजेस होते हैं या फिर सेल साइकिल जो अलग अलग फेजेस में परफॉर्म होता है। तो अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल को टेक्निकली 2 फेज में बांटा जाता है। एक होता है इंटरफेज, जो कि ग्रोथ फेज का टेक्निकल नाम है। तो इंटरफेज और कुछ नहीं है, ग्रोथ फेज का टेक्निकल नाम है। दूसरा होता है माइटोटिक फेज, एम फेज, ये टेक्निकल नाम है डिवीजन फेज का। तो जो डिवीजन फेज है उसी का टेक्निकल नाम होता है माइटोटिक फेज या फिर एम फेज। तो पूरी सेल साइकिल 2 डिफरेंट फेज में बटी हुई होती है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज या फिर एम फेज। इन दोनों में क्या क्या फर्क होता है और क्या मेजर एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म होती हैं वो भी हम समझते हैं। जो इंटरफेज है इस दौरान सेल एक्चुअल डिवीजन शो नहीं करता, जबकि सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करता है। पूरे इंटरफेज में सेल ये प्रिपेयर करता है कि वो आगे चल करके उसको डिवीजन करना है। अब वो प्रिपेयर कैसे करेगा? अपने अंदर ग्रोथ करवाता है, अपने अंदर चीजों का डुप्लीकेशन करवाता है, ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन करवाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करवाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ग्रोथ डिवीजन के लिए प्रिपरेशन चल रही होती है। इसीलिए इसको हम बेटर क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज। इसको ज्यादा अच्छा टर्म है प्रिपरेटरी फेज। अब ये प्रिपरेटरी फेज के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप से सेल को ऑब्जर्व करोगे तो माइक्रोस्कोप में कोई भी विजिबल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि सेल कुछ परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर सेल देखने में आपको ऐसा लगेगा कि वो इनएक्टिव है।
इसी वजह से इस फेज को हम क्या बोल देते हैं, रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज, क्योंकि यहां पर देखने लायक कोई भी काम यहां पर परफॉर्म नहीं होता। पर एक्चुअल में ये जो रेस्टिंग फेज है ये एक मिसनोमर है, ये गलत टर्म है, क्योंकि इस टाइम पर सेल हमारा बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, वो आगे चल करके डिवीजन जो होने वाला है उसकी प्रिपरेशन में लगा पड़ा है। तो एक्चुअल में हमारा सेल यहाँ पर कैसा होता है, मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है इस टाइम पर क्योंकि यहाँ पर कोई विजिबल एक्टिविटी डिवीजन लायक नहीं दिखाई पड़ती, इसीलिए इसको हमने रेस्टिंग फेज गलती से बोल देते हैं। ज्यादा अच्छा टर्म क्या है, प्रिपरेटरी फेज। जबकि अगर हम एम फेज की बात करें तो ये एक हाईली डायनामिक फेज होता है, ये हाईली डायनामिक फेज होता है, क्योंकि एक्चुअल जो भी हमारा सेल के अंदर में डिवीजन एक्टिविटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी होती है, वो सब एम फेज में ही होती है। तो यहां पर हमें जो भी सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है उसका रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। उसका क्या देखने को मिलेगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल मटेरियल, चाहे उसका डीएनए हो, चाहे उसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हो, चाहे उसका साइटोप्लाज्म हो, वो रीऑर्गेनाइज होगा, वो अलग अलग तरह से मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें विजिबल एक्टिविटी दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाईली डायनामिक फेज। अब अगर इनके टाइम की बात करें तो हमेशा प्रिपरेटरी टाइम जो होता है वो बड़ा होता है और एक्चुअल जो डिवीजन है टाइम वो कम होता है। तो हमेशा प्रिपरेटरी टाइम क्या है, लॉन्गर होता है, मच लॉन्गर, अराउंड ग्रेटर देन 95%। 95% से भी जो सेल साइकिल का टाइम है उससे भी ज्यादा इंटरफेस चलता है। और अगर हम बात करें एम फेज की तो ये 5% टाइम या फिर उससे भी कम टाइम के लिए ऑपरेट करता है। तो इंटरफेस ज्यादा देर के लिए ऑपरेट करता है और जो एम फेज है वो काफी कम टाइम के लिए ऑपरेट करता है। तो ये हो गई हमारी बात, दो डिस्टिंक्ट फेज। अगर हम इसको सेल साइकिल की फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, एक ग्राफ की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में बनाएं, तो हमारा जो पूरा सेल साइकिल है वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। ये हमारे पास में सेल साइकिल है जिसमें से ये एम फेज है, ये एम फेज है और ये इंटरफेज, इतना बड़ा। अब इनके फर्दर सब डिवीजन यानी इंटरफेज कितने फर्दर फेजेस में डिवाइडेड है, इंटरफेज को भी हम एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या एक्टिविटी सेल में परफॉर्म हो रही है उसके बेसिस पे हम इंटरफेज को 3 डिस्टिंक्ट फेज में बांटते हैं। तो जो हमारा इंटरफेज है उसको भी हम 3 डिस्टिंक्ट फेज में बांटते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। जबकि अगर हम M फेज की बात करें तो M फेज भी फर्दर बटा होता है दो ब्रॉड फेजेस में। एक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस के अलावा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस चलता है। साइटोकाइनेसिस यानी सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यहाँ पर हमारे पास में साइटोप्लाज्म डिवीजन देखने को मिलता है। कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में बटा होता है। कैरियोकाइनेसिस बटा होता है प्रोफेज, पहला फेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट होता है टीलोफेज। तो 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में हमारा जो कैरियोकाइनेसिस होता है एम फेज का वो बटा हुआ है। अब इन सारी चीजों को अगर हम एक पाई चार्ट की फॉर्म में इसमें एकोमोडेट करें तो ये कुछ इस तरह का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके लिए हम एक सर्कल यूज करते हैं। अब इस सर्कल में तो ये है G1 फेज, ये है S फेज, ये है G2 फेज और ये पूरा है M फेज।
एम फेज भी 2 फेजेस में बटा हुआ है। ये है साइटोकाइनेसिस, तो ये जो फेज है ये क्या है, साइटोकाइनेसिस। जबकि ये वाला जो फेज है ये है कैरियोकाइनेसिस। ये फेज जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड है 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये पूरी सेल साइकिल हो गई। और सेल साइकिल किस तरह से ऑपरेट करती है या किस डायरेक्शन में चलती है, सेल साइकिल हमेशा इस डायरेक्शन में चलती है। कभी भी सेल साइकिल अपनी डायरेक्शन या फिर स्पीड को डायरेक्शन को तो कभी भी चेंज नहीं कर सकता। ये सेल साइकिल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चले, इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या है, इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट फेजेस के बीच में चेक पॉइंट्स लगे होते हैं। बहुत सारे जो भी 2 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं उनके बीच में क्या लगे होते हैं, चेक पॉइंट्स। ये चेक पॉइंट्स ही कंट्रोल करते हैं कि सेल साइकिल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले, रिवर्स मैनर में कभी भी ना चले। तो ये क्या है, चेक पॉइंट्स। ये चेक पॉइंट गाइड करते हैं सेल को एक फेज से दूसरे फेज तक एंटर करने से पहले, ये उसकी चेकिंग करते हैं। अब इन हर एक फेज को एक एक करके इंडिविजुअली हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक और फेज पढ़ना चाहिए जिसका नाम है जी नोड फेज। ये जो फेज है ये हमने जीवन फेज के साथ लगा हुआ बनाया है। क्यों बनाया है वो आगे आपको समझ में आएगा, लेकिन ये जी नोड फेज है जो सेल साइकिल के जीवन फेज की बाहर की तरफ लगा हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरफेज का, एक एक टॉपिक करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे इंटरफेज, और इंटरफेज में भी जीवन फेज से। जो जीवन फेज है ये हमारा गैप 1 फेज भी कहलाता है, या फिर इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, पोस्ट तो जीवन फेज को हम गैप 1 फेज भी बोलते हैं या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। यानी कि माइटोसिस खत्म होने के बाद, एम फेज खत्म होने के बाद जो पहला फेज होता है वो हमारा जीवन फेज है, पोस्ट माइटोटिक फेज, गैप 1 फेज या फिर जीवन फेज। क्या होता है जीवन फेज में, देखो पूरे इंटरफेज में जो काम चलने वाला है वो कुछ इस मैनर में चलेगा कि आगे वाले स्टेज में जो भी काम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन पीछे वाले स्टेज में होती है। तो जो भी फंक्शन हमारा एस फेज में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कहां पर होगी, जीवन फेज में। ठीक है, तो सेल साइकिल का ये नियम होता है। अब याद रखिएगा जीवन फेज में मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है क्योंकि सबसे बड़े साइज का फेज है। सेल का जो साइज इंक्रीज होता है, सेल का जो मैक्सिमम ग्रोथ होता है वो इसी फेज में होती है। ना सिर्फ ग्रोथ, ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स भी यहीं पर डुप्लीकेट होते हैं। तो आर डुप्लीकेटेड हियर, ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स भी यहीं पर डुप्लीकेट होते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल एस फेज में और कुछ G2 फेज तक जाते हैं। जीवन फेज के अंदर में एक स्पेसिफिक एंजाइम या प्रोटीन का सिंथेसिस भर भर के होता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पर कौन से एंजाइम का सिंथेसिस होता है, एंजाइम या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उस प्रोटीन का नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एस फेज के दौरान काम करेगा और एस फेज के दौरान काम करके ये डीएनए का अमाउंट डबल करता है, डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो वो हमारा अगले फेज में यूज होगा। इस फेज के अंदर में सेल
डिसीजन भी लेता है कि उसको आगे डिवाइड करना है या नहीं करता है। तो सेल जो डिसीजन फॉर डिवीजन यानी डिसीजन फॉर सेल डिवीजन आगे परफॉर्म करनी है या फिर नहीं करनी, उसका डिसीजन भी यहीं पर लेता है। जीवन फेज कंप्लीट होने के बाद या फिर जीवन फेज का जो लेटर फेज होता है, एक बार वहां पर अगर कोई सेल पहुंच चुका है तो उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो फर्दर आगे बढ़े सेल साइकिल में और डिवाइड करे, तो फर्दर आगे बढ़े और क्या करे, डिवाइड करे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो एक बाहर के स्टेज में एंटर कर जाए, जीनोड फेज में, जो कि सेल साइकिल का पार्ट नहीं है, सेल साइकिल से बाहर निकल जाए जीनोड फेज में। सेल को ही ये डिसाइड करना है कि भाई उसको आगे फर्दर डिवाइड करना है या फिर उसको डिवाइड अब आगे नहीं करना है। तो ये सब कौन डिसाइड करेगा, सेल ये सब चीजों को डिसाइड करता है। ये बात हो गई जी नॉड जीवन फेज की। जीवन फेज के बाद में आते हैं, अच्छा इसका एक बार हम पहले जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम का या फिर जो डीएनए है उसके अंदर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक सेल यहां पर एंटर करी थी जीवन फेज के दौरान, तो मान लीजिए अगर जीवन फेज के दौरान उसका जेनेटिक कंटेंट था 2N2C। ये जेनेटिक कंटेंट मतलब ये 2N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर, कि हर एक क्रोमोसोम हमारे पास में पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ये 2C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएनए के अमाउंट को या डीएनए के वेट को। तो ये डीएनए के अमाउंट को और ये क्रोमोसोम नंबर को 2N। जीवन फेज के अंदर कोई भी फर्क जेनेटिक मटेरियल पर नहीं होता। जो भी जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेल का जीवन के अंदर एंटर करते टाइम प्रेजेंट था, सेम वैसा ही जीवन के कंप्लीशन के बाद में भी वही रहता है, कोई भी चेंज यहां पर नहीं आता। सेकंड फेज है एस फेज। एस फेज, इसी को हम सिंथेसिस फेज भी बुलाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। अब सिंथेसिस, यहां पर किसी चीज का सिंथेसिस होने वाला है, किसी चीज का फॉर्मेशन होने वाला है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट काम है वो है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और किस एंजाइम की मदद से, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से। ये डीएनए पॉलीमरेज वही एंजाइम है जो जीवन फेज में सिंथेसाइज हुआ था। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर चलेगा भाई, डीएनए रेप्लिकेशन होगा न्यूक्लियस के अंदर। यहां पर एक डीएनए था, अब यहां पर दो डीएनए हो गए, तो अब हमारे पास में टोटल कितना डीएनए हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो डीएनए अभी नया डीएनए बना है वो अभी पुराने डीएनए से चिपका हुआ, ये अलग नहीं हुआ। अगर डीएनए से अलग नहीं हुआ तो उसका मास जरूर इंक्रीज कर रहा है, पर उसका नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो अब सेल के पास में क्या हुआ है, नंबर तो सेम है लेकिन डीएनए कंटेंट बढ़ गया 4C। जो डीएनए का वेट था या डीएनए का अमाउंट था वो डबल हो गया 2C से 4C, बट नंबर यहां पर चेंज नहीं हुआ है। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये कहां पर चल रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। ये सारा काम हमें न्यूक्लियस के अंदर दिखाई पड़ता है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में भी एक ऑर्गेनील है जो डुप्लीकेट करने का काम यहां पर करता है। साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनील सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। अब आपको मालूम होगा कि सेंट्रियोल पाया जाता है एनिमल सेल के अंदर। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ कहां पे पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर। एक सेंट्रियोल डिवाइड करता है और दो नए सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से ये क्या बन जाता है, दो नए सेंट्रियोल का प्रोडक्शन टोटल हो जाता है। ये सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी कहां पर देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एनिमल
सेल्स में, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता, हायर प्लांट सेल्स में तो नहीं होता। इसके अलावा एक प्रोटीन का भी बहुत ज्यादा सिंथेसिस यहाँ पे होने वाला है जिसका नाम है हिस्टोन। हिस्टोन वो प्रोटीन है जो डीएनए को पैकेज करने में मदद करता है। लंबा सा डीएनए है, उसको हम हिस्टोन प्रोटीन की मदद से इस तरह से कैप्चर करते हैं, उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं उसका साइज। अगर एस फेज के दौरान डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है, डीएनए का नंबर बढ़ रहा है, तो डीएनए को कैप्चर करने वाला या डीएनए को पकड़ के रखने वाला हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर सिंथेसाइज होगा। तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है एस फेज में उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये काम हो गए एस फेज के। एस फेज के बाद में अब हम चलते हैं गैप टू फेज। गैप टू फेज को हम प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, मतलब माइटोसिस होने से जस्ट पहले वाला फेज क्या होता है, प्री माइटोटिक फेज। गैप टू फेज में भी क्या होने वाला है, ग्रोथ। देखो पूरे इंटरफेज में, चाहे हम जीवन की बात करें, एस की बात करें या फिर G2 की बात करें, सेल की ग्रोथ पूरे इंटरफेज में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती रहती है। तो यहां पर भी ग्रोथ होगी। ग्रोथ के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल जो बड़े बड़े सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं, क्योंकि उनको डुप्लीकेट करना डायरेक्ट नॉर्मल सेल के बस की बात नहीं होता है। G2 फेज में हमें ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलता है, जो आगे चल करके पॉलीमराइज होगा और स्पिंडल फाइबर फॉर्म करेगा। तो G2 फेज में हम क्या करते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहां पर देखने को मिल रहा होता है। ये हो गया गैप टू फेज या फिर G2 फेज। अब डीएनए कंटेंट की बात करें तो डीएनए कंटेंट जो एस फेज से पहुंचा था वो 2N4C था। G2 फेज में भी डीएनए कंटेंट पर कोई चेंज नहीं आता, तो यहाँ पे अभी भी ये 2N4C की फॉर्म में ही रहेगा। नॉर्मल सेल से इसके पास क्रोमोसोम नंबर बराबर है, लेकिन जो डीएनए का वेट है, डीएनए का अमाउंट है, वो बढ़ गया। अब ये तो नॉर्मल सेल साइकिल की बात करी। जीवन फेज में एक और पॉसिबिलिटी होती है सेल के पास में, जो फर्दर आगे डिवाइड ना करे, डिवाइड करने की बजाय वो अपने अंदर में मॉडिफिकेशन लेकर के आता है, अडेप्टेशन लेकर के आता है और मैच्योर होकर के एक डिफरेंशिएटेड सेल बना लेता है। तो कई बार क्या होता है कि सेल जीवन के बाद आगे जाने की बजाय जीवन से बाहर निकल करके एक अलग फेज में चला जाता है, जिसको बोलते हैं जीनोड फेज या फिर क्विसेंट फेज। इसको बोलते हैं क्विसेंट फेज। जो भी सेल क्विसेंट फेज में जाता है, तो क्विसेंट फेज की प्रॉपर्टी होती है कि यहां पर सेल नो लॉन्गर डिवाइड। सेल के पास जो डिवीजन करने की कैपेसिटी है वो यहां पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और कुछ फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो सेल कैसा होता है, एक्टिविटी, और यहां पे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। क्विसेंट स्टेज यानी कि ऐसा सेल जो किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने लग जाए, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। तो ये कैसा सेल माना जाएगा, डिफरेंशिएटेड सेल। अब ये डिफरेंशिएटेड सेल जो है, ये कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जरूरत पड़ने पे ये वापस से सेल डिवीजन में लौट आए। कई बार देखने को मिलता है कि जरूरत पड़ने पे जो सेल साइकिल से बाहर चली गई थी, जीनोड फेज में चली गई थी, वो वापस भी आ सकती हैं। तो जो क्विसेंट फेज है वो हमारा कई बार रिवर्सिबल भी हो सकता है या फिर इरिवर्सिबल भी हो सकता है। इरिवर्सिबल को हम परमानेंट भी बुलाते हैं कि परमानेंटली उसने अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी लूज कर दी है। रिवर्सिबल यानी वो जरूरत पड़ने पे हम उसको डिवाइड करवा सकते हैं, जैसा कि लिवर सेल होता है। एनिमल्स के अंदर में, ह्यूमंस के अंदर में लिवर सेल जरूरत पड़ने पे डिवाइड करके अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। इरिवर्सिबल परमानेंट में हमारे पास न्यूरॉन आते हैं, हमारी हार्ट मसल सेल्स आती हैं। ये बात हो गई हमारे जी नॉड फेज की।
तो यहाँ पे हमने पूरा इंटरफेस कंप्लीट कर लिया है, जिसके डिफरेंट फेजेस भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एम फेज या फिर माइटोटिक फेज की बात करेंगे।